गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शिक्षा के अभिकरण को लेकर के बात करने वाले हैं। शिक्षा के अभिकरण को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझने का प्रयास करें कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा के अर्थ को लेकर के इतनी वैविध्यता रही है हमारी व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे जो पश्चिमी दर्शन के विद्वान हों या भारतीय दर्शन के विद्वान रहे हों, शिक्षा को लेकर के कोई एक मतैक्यता उनमें डेवलप नहीं हो पाई आज तक। तो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे शेयर करनी है इसमें कि शिक्षा को अगर आप देखें तो शिक्षा क्या है यह बताना बड़ा कठिन हो जाता है बनिस्बत यह कहना कि शिक्षा क्या नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि शिक्षा लिखना, पढ़ना, नौकरी पा जाना, पास हो जाना, सफल हो जाना या अच्छे नंबर्स लाना, टॉप कर जाना, ये सब शिक्षा है। तो जवाब आता है कि नहीं, ये शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा इससे हट के क्या है? तो शिक्षा के अर्थ को लेकर के जब हम बात करते हैं तो इसके संकुचित और व्यापक दो अर्थों में बात करते हैं। एक तो संकुचित अर्थ है और एक व्यापक अर्थ है। संकुचित अर्थ में शिक्षा को जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो यह पाते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा एक स्कूली शिक्षा तक सीमित जो व्यवस्था हमारी है, विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित जो व्यवस्था है, महाविद्यालय शिक्षा तक सीमित जो व्यवस्था है, उसको हम संकुचित शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें डिग्री प्राप्त कर लेना, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना, दूसरे कक्षा में प्रवेश कर लेना तमाम शामिल होती है। दूसरी एक व्यापक शिक्षा की अवधारणा है जिसमें बच्चा माँ के गर्भ से लेकर के और अंतिम पड़ाव तक सीखने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, जो एक बेहतर समाज के नागरिक के रूप में, मनुष्य के रूप में डेवलप करती है, विकसित करती है, विकास करती है, उसको हम शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो यह शिक्षा की एक व्यापक अवधारणा है। भारत में चाहे हम अरविंदो को देखें, टैगोर को देखें, गांधी को देखें, मौलाना आज़ाद को देखें, किसी को भी देख सकते हैं, विवेकानंद को देखें, तो शिक्षा की अपनी अलग अलग संकल्पनाओं को लेकर के जाने जाते हैं। पश्चिम में चाहे हम जॉन डीवी को लें, जो बहुत बड़े वेस्टर्न फिलोसफर रहे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के माने जाते हैं, चाहे हम मिल को देखें, चाहे हम प्लेटो को देखें, अरस्तु को देखें, पेस्टोलॉजी को देखें, किसी को भी हम देखें, तो इनकी अपनी एक अलग शिक्षा की अवधारणा है। तो लेकिन अगर हम गांधी की शिक्षा की जो अवधारणा है, सबको जो समेटती है, तो उसको हम समझने का प्रयास करें तो हेड, हैंड और हार्ट की बात करती है। हेड, हैंड और हार्ट। तो इसमें कहीं ना कहीं वह सारी बात मुझे समाहित हुई नजर आती है जो गांधी बात कर रहे हैं शिक्षा के अर्थ को लेकर के, कि मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, जिसमें बौद्धिक क्रियाकलाप आते हैं, समस्या समाधान की क्रिया आती है, सोचने विचारने तर्क करने की क्षमता आती है। हैंड मतलब जिससे व्यक्ति को कुछ न कुछ एक रोजगार पर उत्पादक सदस्य बनाया जा सके, समाज पर बोझ न रहे हो, आत्मनिर्भर बन सके हो। और हृदय पक्ष के विकास की बात आती है, जैसे अन्य जीवों के प्रति, मानव के प्रति, लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति हमारी जो संवेदना है, हमारे जो मूल्य हैं, वह विकसित किए जा सके, तभी एक शिक्षा का एक समग्र रूप निर्मित हो सकता है। तो बहुत गहराई में इसके न जाते हुए हम देखने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा का अभिकरण क्या है, जो इन शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थों को अपने में समाहित करते हैं और उन्हें इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों में। तो शिक्षा के अभिकरण, तो सबसे पहला शब्द है अभिकरण क्या है, इसको समझ लेना जरूरी है। तो अभिकरण का मतलब है वे स्थान, वो व्यवस्थाएं, वो संस्थाएं जिसको मानव जाति ने अपनी पीढ़ियों को शिक्षित करने, प्रशिक्षित करने, उनके अधिगम के लिए डेवलप की हैं, वो सारी बातें अभिकरण के अंतर्गत समाहित की जा सकती हैं। इन अभिकरणों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल, तीसरा है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन में अगर हम देखें, औपचारिक शिक्षा की जो अवधारणा है, दरअसल समुचित शिक्षा के अर्थ की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मल स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट उसमें समाहित होता है, जिसमें स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज, इनकी बात की जाती है। फॉर्मल एजुकेशन की अपनी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डेमेरिट्स हैं। थोड़ी सी अगर हम बात करें तो मेरिट्स को लेकर के अगर हम फॉर्मल स्कूलिंग की बात करें या फॉर्मल एजुकेशन की बात करें या फॉर्मल एजेंसी की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि जो मानव संसाधन या स्पेशलिस्ट के निर्माण की जो दारोमदार जिसके ऊपर टिका हुआ है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो या एक्सेट्रा, इस तरह के जो भी लोग हैं, उनकी जो विकास की, उनकी उत्पत्ति की जो जिम्मेदारी जिस शिक्षा व्यवस्था पर सर्वाधिक आज है, वह फॉर्मल स्कूलिंग पर है। यह चारदीवारी के अंदर संपादित जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी विद्यालय में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में, वह फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत रखी जाती है।
डिमेरिट्स को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसे कृत्रिम माना जाता है या ज़्यादा समय का कंज्यूम कर रही है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, जो शिक्षा में एक लोकतंत्र की अवधारणा है वह उसको अपने में समाहित नहीं करती है, रिजिड है, महंगी है, तमाम बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन का। इनफॉर्मल एजुकेशन, जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो इनफॉर्मल एजुकेशन की बात होने लगती है, तो जिसमें घर है, परिवार है, समाज है, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये समाहित होती हैं। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर के माँ के गर्भ से लेकर के और जीवन पर्यंत सीखता है, जिसको हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन या लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो अवधारणा है वह इसमें समाहित होती है। इसमें क्या है कि इसमें कोई फॉर्मल सेटअप नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी कभी भी किसी से भी बच्चा कुछ भी सीख सकता है, वह अवधारणा हम इनफॉर्मल एजुकेशन में रखते हैं। इसकी भी अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। कोई करिकुलम नहीं है, कोई फिक्स वो नहीं है, इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें डेवलप हो जाती हैं, तमाम इसकी बातें हैं। तीसरा जो आज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, जिसको सेकेंड चांस एजुकेशन भी कह रहे हैं। इसमें आप देखिए कि जो शिक्षा में लोकतंत्र, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सबके सहभागिता की बात करते हैं, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ने शिक्षा में लोकतंत्र के मूल्य को समाहित किया है या उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। इसमें अगर हम देखें ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन और सेकंड चांस एजुकेशन के नाम से जान रहे हैं। खास करके मोटी मोटा अगर समझने का प्रयास करें तो जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया, इसने शिक्षा में लोकतंत्र को सुनिश्चित किया है। इसके सबसे बड़ा जो गुण है फ्लैक्सिबिलिटी का है। इसमें करिकुलम भी है। यहाँ एक बात जो स्पष्ट करनी है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं है, गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता यहाँ नहीं किया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो ये फ्लैक्सिबल है। इसमें जो अधिगम करता है वो अपने समय और अपने टाइम, अपने पैसे, अपनी अवस्था के हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से यहाँ सीख सकता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन को आप जब देखें तो इनफॉर्मल एजुकेशन को भी देखें, तो ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वह इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन के बीच की कड़ी है। यहाँ जहाँ हम किसी भी तरह के कोई भी नियमावली कुछ भी नहीं देखते हैं, दूसरी तरफ यहाँ रिजिड नियम नियमावलियाँ देखते हैं, उसी तरह यहाँ पे फ्लेक्सिबल नियम और नियमावलियाँ हम देखते हैं। यह इनमें बेसिक डिफरेंस है कि फॉर्मल एजुकेशन की अपनी विशेषताएं हैं, इनफॉर्मल की अपनी विशेषताएं हैं और नॉन फॉर्मल की अपनी विशेषताएं हैं। फॉर्मल एजुकेशन का दारोमदार आज जो समाज में जो सामान्य और विशेषज्ञ की संकल्पना को डेवलप करनी है, उनकी जिम्मेदारी इस पर टिकी हुई है। इनफॉर्मल एजुकेशन का जो एक ट्रू सेंस में डेवलपमेंट की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, अधिगम की बात होती है, वह सुनिश्चित करता है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन ने शिक्षा में लोकतंत्र के मूल्य को समाहित किया है। धन्यवाद।